हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो है टिश्यू सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली टर्म्स में जो अपन ने बात की थी टिश्यूज के बारे में कि यानी टिश्यू जो है कितने प्रकार के टाइप के बारे में, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और जो है सेक्रेटरी टिश्यू, वो था टिश्यू के टाइप। आज अपन बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम यानी कि एक या एक से अधिक टिश्यू मिलके किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो टिश्यू सिस्टम क्या हो गया? यानी कि उस एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित टिश्यू जो कि किसी विशेष कार्य का संपादन के लिए जो टिश्यू है वो मिलके टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये टिश्यू सिस्टम के आधार पे यानी कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू सिस्टम, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू सिस्टम में जो है हैबरलैंड 1914 या 1914 में इन्होंने फंक्शन के आधार पे जो है इसका टिश्यू सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था। तो फंक्शन या कार्य के आधार पे मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम, मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊतक तंत्र, एब्जॉर्बिंग टिश्यू सिस्टम और स्टोरेज टिश्यू सिस्टम। यानी कि स्टोरेज टिश्यू सिस्टम में जो रिजर्व फूड मटेरियल के आधार पे, जो संचय के आधार पे जो फंक्शन है किसका, इस टिश्यू का, कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में, पहले मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम, फिर एब्जॉर्बिंग टिश्यू सिस्टम और अंत में स्टोरेज टिश्यू सिस्टम। फिर जो सेट जो है सेक्स में 1875 में टोपोग्राफी के बेसिस पे यानी स्थलाकृतिक आधार पे जो है टिश्यू का वर्गीकरण किया, क्लासिफाई किया टिश्यू सिस्टम को। तो यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अधिचर्मीय ऊतक तंत्र, फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और अंत में थर्ड टाइप में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आज अपन बात करेंगे अपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। किसके आधार पे? सेक्स ने जो इसका टोपोग्राफी या स्थलाकृति आधार पे जो इनका क्लासिफाई किया। तो आज अपन बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो कि सबसे बाहरी यानी कि किसी भी ऊतक तंत्र का सबसे बाहरी जो लेयर है वो किसकी बनी होती है? एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। एपिडर्मल सेल्स मिलके जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती है। एपिडर्मिस जो है लगभग सभी प्रकार के ऊतक में या टिश्यूज में पाई जाती है, जैसे रूट में, स्टेम में, लीफ में, और अपने जो पुष्पांग है, फ्लावर्स पार्ट्स, उनमें, कार्पल में, स्टेमन, कार्पल इत्यादि भागों में जो है एपिडर्मिस भाग पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ट्राइकोम है, रोम है, वहां पे भी एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है। तो यहाँ ओरिजिन ऑफ एपिडर्मिस में एपिडर्मिस का जो ओरिजिन है या उद्भव है वो एपिकल मेरिस्टेम सेल्स के द्वारा, यानी एपिकल मेरिस्टेम्स की सबसे बाहरी लेयर्स की जो सेल्स जो कि डर्मेटोजन सेल्स होती है, यानी कि डर्मेटोजन सेल्स होती है, इनसे इस एपिडर्मिस का ओरिजिन होता है। यानी ओरिजिन ऑफ एपिडर्मिस किससे होगा? डर्मेटोजन सेल्स। और डर्मेटोजन सेल्स किससे? इन एपिकल मेरिस्टेम की सेल से निर्मित होती है। फिर जो स्ट्रक्चर्स के आधार पे संरचना, एपिडर्मिस सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स है ये लगभग समव्यासी या आइसोडाइमेट्रिक
आकार की होती है, यानी आइसोडाइमेट्रिक समव्यासी। लगभग सभी ऊतक तंत्रों में जो है आइसोडाइमेट्रिक सेल्स पाई जाती है, और अधिकांश जो प्लांट है वहां ये यूनिलेयर में पाई जाती है, यानी केवल एक लेयर ही पाई जाती है एपिडर्मिस की, जबकि कुछ जो जातियां हैं, स्पीसीज है, वहां पे ये मल्टी लेयर सेल्स भी पाई जाती है, किसकी, इसकी एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस की जो मल्टी लेयर सेल्स है वो किसमें मिलती है, अपने एपोसाइनेसी है इनमें, और जो अपने आर्क फैमिली है वहां पे भी जो है मल्टी लेयर्स जो है ये मिलती है, क्या, एपिडर्मिस। दूसरी ओर जो मोनोकोट प्लांट है ओएसी, जियामेज और ट्रिटिकम, इनमें क्या होता है कि एपिडर्मिस जो सेल्स है वो लंबाई में वृद्धि कर जाती है, और सेल्स की जो लंबाई में वृद्धि होने के कारण इस प्रकार की जो सेल्स है बुलिफॉर्म सेल्स कहलाती है, क्या, बुलिफॉर्म सेल्स। और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, यानी बुलिफॉर्म सेल्स जो कि मोनोकोट में मिलती है ओएसी कुल के सदस्यों में, और बुलिफॉर्म सेल्स का निर्माण करती है। और बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। तो बुलिफॉर्म सेल्स इनकी मोनोकोट की लीफ में मिलती है ना, तो इन लीफ में हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो पत्ती खुल जाती है, लीफ खुल जाती है, और जैसे ही जल का स्तर कम होता है तो पत्ती जो है बंद हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर्स के आकार, स्ट्रक्चर्स एपिडर्मिस का ज्यादातर जो है आइसोडाइमेट्रिक और समान आकार की आयताकार सेल्स होती है, जबकि जो स्टेम भाग है वहां पे पाई जाने वाली सेल्स जो है लॉन्गिट्यूडनल व्यवस्थित होती है, और लंबाई जो है इनकी अधिक पाई जाती है। फिर जो सेल स्ट्रक्चर्स जो है मेनली एपिडर्मिस जो सेल्स है वो लिविंग टाइप की पाई जाती है, जीवित कोशिकाएं होती है, और थिन वॉल पाई जाती है, इनमें थिन वॉल पाई जाती है। और जो वैक्यूल भाग है वो सुस्पष्ट पाया जाता है, वैक्यूल रिक्ति का भाग सुस्पष्ट होता है, और बाहरी किनारों पे जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कुछ जो एपिडर्मल सेल्स है वहां पे क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी मिलता है, यानी एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो इसके कारण तो एपिडर्मल का जो आकार है वो हरे रंग का दिखाई देता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट पाए जाने के कारण जो है ये अलग अलग कलर के दिखाई देती है। जैसे कि कार्पल की जो सेल है वहां एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट पाए जाने के कारण ये अलग अलग रंग की दिखाई देती है, क्या, ये एपिडर्मल सेल्स। फिर जो सिस्टोलिथ जो है एपोसाइनेसी, एकैंथेसी और मोरेसी के जो सदस्य हैं वहां पे सिस्टोलिथ नामक जो संरचना है वो मिलती है। सिस्टोलिथ होता क्या है, सिस्टोलिथ में कुछ सेल्स जो है आकार में वृद्धि कर जाती है, और वृद्धि करने के कारण यानी एपिडर्मल सेल्स आकार में वृद्धि कर जाती है, तो आकार में वृद्धि करने के कारण जो आकार में वृद्धि करने के कारण इनको क्या कहते हैं, लिथोसिट्स कहा जाता है, असम कोशिका कहा जाता है। असम कोशिका ऐसी कोशिका जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण CaCO3 के क्रिस्टल है वो इन एपिडर्मल सेल्स में दिखाई देते हैं। और जो कैविटी होती है यानी कि इसकी लिथोसिट सेल्स की जो कैविटी, और इन कैविटी में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का डिपोजिशन, जिसके कारण जो एक संरचना बन जाती है जिसको कि सिस्टोलिथ कहा जाता है, यानी कि इस संरचना को क्या कहेंगे, सिस्टोलिथ कहा जाता है। यानी कि ये जो है फाइकस वगैरह में अपन को
देखने को मिलता है सिस्टोली। फिर जो है वेलामन, वेलामन क्या होते हैं? मेनली एपिफाइट्स यानी अधिपादप और ऑर्किड्स के सदस्यों में जो डर्मेटोजन सेल्स है वो मल्टीपल डिवीजन करती है, यानी एक से अधिक बार विभाजन करती है, और एक से अधिक बार विभाजन करने के कारण जो एपिडर्मिस लेयर है वो मल्टीपल लेयर्स की सेल्स हो जाती है, या जो डर्मेटोजन जो है मल्टीपल डिवीजन जिसके कारण मल्टीपल लेयर्स एपिडर्मिस का निर्माण होता है। फिर इन एपिडर्मिस युक्त जो वेलामन कोशिकाएं मेनली तो ये क्या कार्य करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि एपिफाइट्स है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एपिफाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे पादपों पर उगते हैं या दूसरे पादपों का स्टेम ब्रांच जो भाग है स्टेम का वहां पे यानी सूट पे पाए जाते हैं। तो वहां से ये क्या वातावरण से जो वायु से जल का अवशोषण करते हैं या वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे वेलामन जो कि सीधे वायु के संपर्क में होते हैं, तो इस कारण इनमें सेकेंडरी वॉल थिकनिंग भी पाई जाती है, यानी वैक्स वगैरह, मोम वगैरह, रेजिन की और जो सेकेंडरी वॉल लिग्निन की जो सेकेंडरी वॉल थिकनिंग जो है यहाँ पाई जाती है, जिसके कारण जो ये वेलामन है, एक तरफ तो वैज्ञानिकों का मत है कि एब्जॉर्प्शन स्लैश के रूप में कार्य करती है वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण, और दूसरी ओर ये प्रोटेक्टिंग लेयर्स के रूप में भी कार्य करती है। तो यहाँ फंक्शन इसके इस एपिडर्मिस के जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं अपन। फंक्शंस के तौर पे मेनली जो ये है मैकेनिकल स्ट्रेंथ का कार्य करती है, यानी कि जो प्लांट है उसको सबसे बाहरी लेयर होने के कारण मैकेनिकल स्ट्रेंथ का कार्य करती है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। इसके साथ साथ ये प्रोटेक्टिंग लेयर्स का कार्य भी करती है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन, क्यूटिकल इत्यादि पदार्थों और लिग्निन इत्यादि पदार्थों के जमाव के कारण इसमें सेकेंडरी वॉल थिकनिंग भी पाई जाती है, जिससे ये प्रोटेक्टिंग लेयर्स का कार्य करती है। फिर जो वेलामन की बात की अपन ने, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य भी करती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।